हैं कि इस काल में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला और साहित्य के क्षेत्र में भी प्रभावी रहा है। इसलिए इस युग को परिवर्तक काल भी कहा जाता है। ठीक है। भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं आपकी होंगी कि इस काल में भक्ति भावना को बहुत अधिक प्रधान बताया गया है। भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण इस काल को भक्ति काल कहा गया है। काव्य की प्रमुख भाषा जो थी, यहाँ पर जब कवि जो रचनाएं लिखते थे उसमें वज्र और अवधी भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। ठीक है। जैसे मीराबाई थी, मीराबाई जी जो थी उन्होंने वज्र भाषा का प्रयोग किया है, अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इसमें आपके आते हैं संत कबीर भी जो हैं वो भी अवधी भाषा के प्रयोग किए हैं। और रहीमदास आते हैं, उन्होंने भी आपका अवधी भाषा का प्रयोग किया हुआ है अपना काव्य लिखने के लिए। ठीक है, या रचनाएं लिखने के लिए। भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल जी जो थे उन्होंने इतिहास में विभाजित कर निम्न प्रकार में बताया है, जैसे निर्गुण काव्य धारा, ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य धारा, प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य धारा। और यहाँ पर इसकी जो और भी विशेषताएं हैं भक्ति काल की, वो क्या है? ये वात्सल्य मतलब प्रेम से परिपूर्ण होता है, ममत्व से। ठीक है। शांत व श्रृंगार रस की इसमें बहुत ज्यादा प्रधानता होती है। इसमें श्रृंगार रस मतलब भक्ति के प्रति भक्ति की प्रधानता के कारण इस काल को भक्ति काल बताया गया है। इस वजह से इसमें शांत रस भी मिलेगा और भगवान के प्रति भक्ति की जा रही है, तो इसमें क्या बताया जाएगा? श्रृंगार रस की भी विशेषता बताई जाएगी। ठीक है। तो श्रृंगार रस क्या होता है? जहाँ नायक नायिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया जाता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर गुरु की महिमा का भी वर्णन किया जाता है। भक्ति काल में अनेक तरह के परिवर्तन, तो इसमें सिर्फ भक्ति काल के बारे में नहीं बताया गया है, अनेक तरह के परिवर्तन के बारे में भी वो जो कवि होते थे और लेखक होते थे उन्होंने अपनी विचारधारा को काव्य और कविताओं के माध्यम से प्रकट किया था। मुसलमानों के सूफीवाद और भारतीय सिद्धों और नाथपंथियों के प्रभाव के कारण काव्य में रहस्यवाद की प्रतिष्ठा हुई। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं और मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इनके भक्ति काल के जो कवि थे वे बताते थे कि कुरीतियां, अंधविश्वास व बाह्य आडंबरों का इन्होंने पूर्णतः विरोध किया था। पुराने जमाने में जो भक्ति काल में जो भी लेखक हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, उन्होंने कुरीतियों का विरोध किया था। आडंबर या अंधविश्वास, जो अंधविश्वास करते हैं आज के समय में भी लोग करते हैं, पुराने जमाने में तो बहुत ज्यादा करते थे, तो वो अंधविश्वास के प्रति उन्होंने क्या किया है? विरोध किया है, पूर्णतः विरोध किया है। ठीक है। तो ये था हमारा भक्ति काल। और भक्ति काल का जो विभाजन है वो दो प्रकार का है, एक सगुण भक्ति काल और दूसरा निर्गुण भक्ति काल। सॉरी, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में जो है, सगुण काव्य धारा भी दो प्रकार की होती है, आपकी रामाश्रयी शाखा और दूसरा कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा में आते हैं तुलसीदास, केशवदास, नाभादास। कृष्णाश्रयी शाखा में आते हैं सूरदास, मीराबाई, रसखान और रहीम। फिर आता है निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में भी दो प्रकार का होता है, एक ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा होता है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं वो हैं कबीर, रैदास, दारू दयाल। और प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि हैं वो जायसी, कुतुबन और मंझन हैं। तो यहाँ पर कुल भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा भी दो प्रकार का होता है, रामाश्रयी का शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। उसी तरह से निर्गुण काव्य धारा भी जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
यस मैम। देखो बताया गया है ना, निर्गुण काव्य धारा, ज्ञान मार्ग या संत काव्य धारा, प्रेम मार्ग की शाखा या सूफी काव्य धारा, आपके बुक में ये सारी चीजें बताई गई हैं। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। यस सर। इसके बाद आते हैं इसके बारे में डिटेल में, अगर आपको याद करना होगा तो मैं नोट सेंड कर दूंगी, वैसे तो बुक में बताया हुआ है, ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे याद करिएगा। और अगर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल जो है वो, इसे रीति काल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर मध्यकाल को हिंदी साहित्य में रीति काल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी समय सीमा जो थी वो 1643 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक बताई गई है, ठीक है, 1643 से 1857 तक। रीति शास्त्र के प्रमुख आचार्य जो थे वो वामन ने अपनी सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार में रीति को काव्य की आत्मा कहा है। काव्य की आत्मा किसे बताया गया है, रीति को, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, आ रहा है। रीति का सामान्य अर्थ होता है शैली, ठीक है, विशिष्ट पद या रचना को ही शैली कहा जाता है। और रीति को हम जैसे कि अपनी लैंग्वेज में जानते हैं, वो कहते हैं परंपरा। आप अपने घर की परंपराओं को, रीति रिवाजों को नहीं मानेंगे, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो रीति क्या हुई, हमारे घर की, हमारे कुल की परंपरा, ठीक है। तो सामान्य अर्थ में जो जनरल लैंग्वेज में हमारे घर में यूज किया जाता है वो क्या है, परंपरा, ठीक है। बंधी हुई परंपरा में काव्य रचना, इस काल में रस, अलंकार, छंद के अनुसार काव्य की रचना की गई है। किसका किसका प्रयोग करके, रस का, अलंकार का और छंद का, ठीक है। तो इन तीनों की रचना करके इन तीनों का प्रयोग करते हुए काव्य की रचना की गई है, जिसमें श्रृंगार रस प्रधान रचनाओं के कारण इसे श्रृंगार काल भी कहा गया है। जैसे कि श्रृंगार रस का अभी डेफिनेशन में आप लोग को बताई क्या होता है, जहां नायक नायिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया जाता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो काव्य में अगर श्रृंगार रस ना हो तो मजा ही नहीं आएगा काव्य पढ़ने में, ठीक है। इस वजह से श्रृंगार रस की बहुत ज्यादा प्रधानता होने के कारण से इस काल को श्रृंगार काल भी कहा गया है। रीति काल की जो मुख्य विशेषताएं हैं इस काल में बताई गई हैं वो है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, भोगवादी प्रवृत्ति मुख्य थी, कवियों में आचार्यत्व प्रदर्शन की भावना प्रमुख रही है, श्रृंगार, यहाँ पे जो है श्रृंगार रस को प्रधान रचना के रूप में दिया गया है। यहाँ पे नायक नायिका भेद और नख से सिख तक का वर्णन किया गया है। यहाँ पे नायक नायिका का जो मतलब जो नायक नायिका है उनके बारे में अगर वर्णन किया जाता है या फिर किसी भी चीज के बारे में वर्णन किया जाता है तो नख से शिख तक, नख से शिख का मतलब हुआ पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक का पूरा पूरा वर्णन किया गया है, ठीक है, कि वो कैसी दिखती है, किस तरह का रूप है, किस तरह का रंग है। मीराबाई या रहीमदास के दोनों को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो थे वो किस प्रकार थे।
तो उसमें कृष्ण भगवान का नख से लेके शीश तक का पूरा वर्णन मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। रीति काव्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरा रीति मुक्त काव्य धारा। 3 प्रकार की काव्य धारा है। कौन कौन सी? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा। इस काल के जो कवि हैं उनकी रचनाओं का वर्णन भी बताया गया है। कवि भूषण जी की रचना थी छत्रसाल दशक शिवराज भूषण। छत्रसाल दशक एक रचना हो गई, दूसरी रचना शिवराज भूषण है। फिर इसके बाद बिहारी कवि हैं और उनकी रचना है बिहारी सतसई। बताया गया है रीति सिद्ध काव्य धारा में। देखो, प्रमुख कवि बिहारी, रसनिधि, सेनापति। तो जो यहाँ पे बिहारी हैं उनकी कौन सी काव्य धारा है? बिहारी सतसई। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। यहाँ पे ये उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि रीति सिद्ध काव्य धारा में किस तरह की रचनाएं लिखी जाती थी। फिर आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, आधुनिक काल। ये आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है, इसे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारत के इतिहास के बदलते हुए स्वरूप को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, या फिर इसमें प्रकट किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के बदलते हुए रूप को इस काल में बताया गया है। ये जो काल है, संवत 1900 से आज तक, यहाँ पे बताया गया 1857 से, मतलब 1857 लास्ट किसका काल था? हमारा रीति काल जो था, वो रीति काल कह सकते हैं, या फिर और कौन सा काल कह सकते हैं उसको? उत्तर मध्य काल। ये दोनों काल, मतलब उत्तर मध्य काल या रीति काल जो था, वो हमारा लास्ट कब हुआ था? 1857 को उसका एंड हो गया था। 1857 से लेके अब तक जो काल चले आ रहा है, उस काल को हम क्या कहते हैं? आधुनिक काल। क्योंकि हम कहते हैं ना, हम आधुनिक काल में जी रहे हैं, है ना। अब इस काल में हिंदी साहित्य को का चहुमुखी का मतलब होता है चारों तरफ से विकास हुआ है। साहित्य की अनेक प्रवृत्तियां, परिवर्तन, धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति एक नया दृष्टिकोण इसमें देखने को हमें मिलता रहता है। वज्र भाषा के स्थान पर यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। इस युग के प्रवर्तक जो हैं, इस युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को बताया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत के इतिहास में इस काल में बहुत तरह के बदलाव हुए हैं, जिसका साक्षी जो है वो इतिहास है। इतिहास इसका साक्षी है। साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी नई तरह की इसमें क्रांति आई हुई है। पद्य और गद्य, पद्यांश और गद्यांश जिसे बोलते हैं, कविता और कहानी। ठीक है, तो कविता और कहानी का इसमें बहुत ज्यादा विकास हुआ है। रचनाकारों ने समाज के व्यवहारिक जीवन के प्रति झुकाव हुआ है। इस काल को प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा प्रगतिवादी युग, पांचवा प्रयोगवादी युग और छठवा नई कविता। ठीक है,
तो ये 6 तरह की हमारी रचनाएं हैं। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा भारतेंदु युग क्या है, द्विवेदी युग क्या है, इन सारे के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इस युग के जो प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। फिर बद्री नारायण चौधरी जो रचनाकार हैं, इनकी रचनाएं हैं अरुणोदय, आनंद, जीर्ण जनपद, प्रेम घन। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे कवि और लेखक हुए हैं जिनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो ये आपका भारतेंदु युग का। अब हम भारतेंदु युग का जो है विशेषता उसे भी पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रीयता की भावना इसमें बदलती रहती है। अंधविश्वास कुरीतियों का यहाँ पे बहुत पूर्णतः विरोध किया जाता है और सामाजिक चेतना का क्या होता है, विकास होता है। सामाजिक चेतना का विकास से आप क्या समझते हैं? आप लोग क्या समझते हैं बेटा सामाजिक चेतना के विकास से? इकोनॉमिक ग्रोथ सर। फिर से बोलो। इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ यही होगा। हमारा जो समाज है उसमें हमेशा नए नए तरह के बदलाव आते रहते हैं। अब चेतना किसे कहा जाएगा? बुद्धि को। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता, हमारी जो बुद्धि होती है उसे चेतना कहा जाता है। और सामाजिक मतलब समाज से जो हमारी चेतना बुद्धि होती है उसमें नए नए परिवर्तन आते रहते हैं। तो ये हो गया सामाजिक चेतना। पाश्चात्य संस्कृति व सामाजिक अंधविश्वासों पर हास्य व्यंग शैली के द्वारा तीखे प्रहार किए जाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति मतलब पुराने समय में जो संस्कृति चलती रहती थी और जो सामाजिक अंधविश्वास चलते रहता था उसका हास्य व्यंग्य शैली के आधार पर क्या किया जाता है, तीखा व्यंग्य किया जाता है। तीखा व्यंग्य किया जाता है का मतलब जो कवि होते हैं वो कुछ कविताओं के माध्यम से ही व्यंग्य करते हैं। व्यंग्य का मतलब, व्यंग्य से आप क्या समझते हैं? हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं चीज का। ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति व सामाजिक अंग्रेजी शिक्षा का इसमें पूर्णतः विरोध किया गया है। जो इस काल के कवि थे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया है। संस्कृत और अंग्रेजी में काव्यानुवाद के साथ साथ मौलिक लेखन को प्रोत्साहन दिया गया है। तो ये थे आपका यूनिट 8 का कौन कौन से काल, 4 तरह के काल बताई हूँ। आदिकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल इससे पहले की क्लास में बताई हुई थी। मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल ये आज क्लियर हो गया। यस इसको पूरा डिटेल में आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। आफ्टर सम टाइम rejoin for maths class. ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम।